हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वायरलेस नेटवर्किंग। तो आज हम बात करेंगे वायरलेस ऑपरेटिंग के विषय में। ओके, पिछली कक्षा में आपने कंप्यूटर नेटवर्कों और उनकी विभिन्न संरचनाओं के बारे में पढ़ा। वे संरचनाएं सामान्यतः ऐसे नेटवर्कों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जो केबलों द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों? केबलों द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, अर्थात ऐसे नेटवर्क जिनके कंप्यूटर आपस में किसी केबल या तारों के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन कई ऐसे नेटवर्क भी होते हैं जिनमें कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए तारों या केबलों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे नेटवर्कों को वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है। इस अध्याय में आप वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। वायरलेस नेटवर्क कंप्यूटर के ऐसे नेटवर्क हैं जिनमें दो कंप्यूटरों के जोड़ने के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है। पहले भी बता चुके हैं हम इस विषय में। वायरलेस नेटवर्क बिना तार के डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग पहले से किया जा रहा है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कोई ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए तारों का प्रयोग नहीं किया गया हो। इस प्रकार वायरलेस और नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क की वह तकनीक है जिसमें किसी तार का प्रयोग किए बिना नोडों को आपस में जोड़ा जाता है। वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक का प्रयोग मुख्यतः मोबाइल फोनों के संदर्भ में किया जाता है। साथ के चित्र में एक वायरलेस नेटवर्क दिखाया गया है। देख पा रहे हैं बच्चों पिक्चर में आप, एक साधारण वायरलेस नेटवर्क के ये उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में इनका प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है बच्चों? सामान्यतः लैपटॉप कंप्यूटरों के लिए किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं रहते, इसलिए तारों का उपयोग करने वाले नेटवर्क तकनीक का प्रयोग उनका नेटवर्क बनाने में नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं कि जो लैपटॉप होता है मोस्टली उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको तारों का उपयोग करेंगे तो वो इसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, और वो उसको चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्किंग का महत्व तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बात करेंगे बच्चों रेडियो तरंगों के विषय में। रेडियो तरंगे जब उत्पन्न होती हैं जब विद्युत से पूर्ण पिंड एक ऐसी बारंबारता से गति करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम की आरएफ या रेडियो बारंबारता की रेंज में आती हैं। जो किरणें रेडियो बारंबारता के वर्णक्रम से बाहर होती हैं वे एक्सरे, गामा किरणें तथा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें। यहाँ पर बच्चों उदाहरण दिया हुआ है किसी रेडियो तरंग को व्यक्त करने वाला साइन वक्र। ये साइन वक्र है। ठीक है, जब कोई रेडियो तरंग किसी तांबे के तार या अन्य विद्युत सुचालक उपकरण से होकर गुजरती है तो यह एक चलायमान विद्युत चार्ज या वोल्टेज उत्पन्न करती है जिसे किसी ध्वनि या डाटा सिग्नल में बदला जा सकता है। रेडियो तरंगों को गणितीय दृष्टि से एक ज्या वक्र के रूप में दिखाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है। अभी आपको चित्र दिखाया था वो इसी का उदाहरण था बच्चों। किसी पूर्ण ज्या तरंग अथवा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी को उसकी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। एक सेकंड के समय में साइकिलों की संख्या को तरंग की बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता को हर्ट्ज में नापा जाता है और इसे साइकिल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। किसी सीपीयू की गति को भी हर्ट्ज में नापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके कंप्यूटर की गति 1 गीगाहर्ट्ज है तो इसका अर्थ है कि आपकी सीपीयू की क्लॉक प्रति सेकंड 1 अरब बिलियन साइकिल की गति से सिग्नल उत्पन्न करती है। बारंबार को मापने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। जो इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं बच्चों यहाँ पर हैं ये 1 किलोहर्ट्ज, इसके लिए उदाहरण ये है। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज,
इसको इस तरह से साइन किया गया है और ये है 1 गीगाहर्ट्ज। ओके, वायरलेस नेटवर्क कई प्रकार की रेडियो बारंबारताओं का उपयोग करते हैं। नीचे की सूची में कुछ प्रचलित वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉलों और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली बारंबारता दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे हम, इधर बारंबारता की रेंज है और इधर वायरलेस नेटवर्क की रेंज है। ओके, वायरलेस नेटवर्कों के भेद, काइंड्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क। अब हम बात करेंगे वायरलेस नेटवर्क के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं बच्चों। इसके प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला है वायरलेस पैन, दूसरा है वायरलेस लैन, तीसरा है बच्चों वायरलेस मैन और फोर्थ है मोबाइल डिवाइसेस नेटवर्क। अब बात करेंगे सबसे पहले वायरलेस पैन की। इसका पूरा नाम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, उदाहरण के लिए इसका पूरा नाम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। यह ऐसा वायरलेस नेटवर्क होता है जो एक छोटे क्षेत्र में कार्य करता है, जो एक व्यक्ति की पहुंच में हो। उदाहरण के लिए किसी कमरे के अंदर बना हुआ वायरलेस नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में प्राय ब्लूटूथ या जिगबी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है बच्चों वायरलेस लैन। इसका पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। यह ऐसा नेटवर्क है जिसमें अन्य वायरलेस नेटवर्कों की तरह किसी तार का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि रेडियो सिग्नलों का प्रयोग करके दो कंप्यूटरों के बीच संपर्क बनाया जाता है, भले ही वे कितने भी आसपास क्यों ना रखे हों। वायरलेस लैनों का IEEE 802.11 श्रृंखला द्वारा मानकीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत वाईफाई तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए ऐसे नेटवर्कों को वाईफाई नेटवर्क भी कहा जाता है। इस तकनीक के द्वारा किसी भी कंप्यूटर या मशीन जिसमें वाईफाई सुविधा हो को इंटरनेट या मशीनों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इन नेटवर्कों द्वारा ऐसी रेडियो तरंगें प्रसारित की जाती हैं जिनको कोई भी वाईफाई रिसीवर पकड़ सकता है, जो विभिन्न कंप्यूटर या मोबाइल फोनों से जुड़ा हो। वायरलेस लैन के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। थर्ड नंबर पे है बच्चों वायरलेस मैन। इसका पूरा नाम वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसके अंतर्गत कई वायरलेस लाइनों को आपस में जोड़कर एक बड़ा वायरलेस नेटवर्क बनाया जाता है, जो किसी पूरे शहर या बड़े क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे नेटवर्क में सामान्यतः वाईमैक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो IEEE 802.16 मानक द्वारा संचालित और नियंत्रित होती है। नंबर 4 है बच्चों मोबाइल डिवाइसेस नेटवर्क। ये ऐसे वायरलेस नेटवर्क हैं जो मुख्यतः मोबाइल फ़ोनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख नेटवर्क निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है GSM। इसका पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। इसका नेटवर्क 3 मुख्य भागों में बटा होता है। कितने भागों में बच्चों? 3 मुख्य भागों में बटा हुआ होता है। बेस सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। इस नेटवर्क में शामिल सेल्यूलर फ़ोन इसके बेस स्टेशन से जुड़े रहते हैं, जो उन्हें ऑपरेशन और सपोर्ट सिस्टम से जोड़ देता है। ठीक है, जब किसी को कॉल किया जाता है तो पहले बेस स्टेशन से ही कनेक्शन जुड़ता रहता है, जो बाद में उस कॉल को आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफ़र करके वांछित नंबर वाले फ़ोन से जोड़ता है। यह सिस्टम भारत में अधिकांश मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रदाता कंपनी द्वारा अपनाया जाता है। ओके, अब आगे बात करेंगे बच्चों हम PCS के विषय में। PCS क्या है? सबसे पहले देखेंगे इसका हम पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस है। क्या नाम है बच्चों इसका? पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस। यह उत्तरी अमेरिका में मोबाइल फ़ोनों द्वारा किया जाने वाला नेटवर्क सिस्टम है। इसमें एक निश्चय रेडियो बैंड प्रत्येक मोबाइल फ़ोन को आवंटित कर सकता है। अब बात करेंगे बच्चों DAMS। इसका पूरा नाम डिजिटल एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस है। यह पुरानी तकनीकों पर आधारित मोबाइल फ़ोन नेटवर्क होता है। यह अब चलन से बाहर हो रहा है और तेज़ी से GSM सिस्टम इसकी जगह ले रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे बच्चों वायरलेस नेटवर्कों का उपयोग और दुरुपयोग। वायरलेस नेटवर्कों ने दुनिया पर बहुत प्रभाव डाला है। सेल्यूलर या मोबाइल फ़ोन आज के समाज का अपरिहार्य भाग बन चुके हैं। इनका प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि लोग हर समय इन्हें अपने साथ में रखते हैं।
बहुत सी आकस्मिक और संकटकालीन सेवाएं जैसे पुलिस विभाग वायरलेस नेटवर्कों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इससे महत्वपूर्ण सूचनाएं तेजी से पहुंच जाती हैं। व्यापारिक संस्थान वायरलेस नेटवर्क का उपयोग महत्वपूर्ण डाटा को शीघ्रता से भेजने और साझा करने में करते हैं। वायरलेस नेटवर्क का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है जहां तारों वाला नेटवर्क बनाना या तो संभव ही नहीं है या तो बहुत महंगा पड़ता है। वायरलेस नेटवर्क का रखरखाव अत्यंत सस्ता होने के कारण भी इसका प्रसार बढ़ रहा है। इसमें कोई कनेक्शन लाइनें न होने के कारण उनका रखरखाव नहीं करना पड़ता है और इनमें खराबी आने के कारण नेटवर्क समाप्त भी नहीं होता है। वायरलेस नेटवर्कों में कई कमियां भी होती हैं। इसके पुर्जों का मानकीकरण न होना एक बड़ी समस्या है। इसके कारण दो कंपनियों द्वारा बनाए गए एक जैसे पुर्जे भी एक दूसरे की जगह उपयोग में नहीं लाए जा सकते। मतलब जो पुर्जा जिस कंपनी का होगा वही काम करेगा, दूसरी कंपनी का इसमें काम नहीं कर सकता है। वायरलेस नेटवर्क सामान्य ईथरनेट नेटवर्कों की तुलना में बहुत धीमे भी होते हैं। कई बार इनमें संपर्क बीच में ही टूट जाने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होते हैं। इसमें सभी सिग्नल हवा में प्रसारित किए जाते हैं, इसलिए किसी के लिए इसमें घुसपैठ करके सिग्नलों की चोरी कर लेना सरल होता है। बहुत सी नेटवर्क कंपनियां इस समस्या के समाधान के लिए वायर्ड इक्विवेलेंट या वेब सुरक्षा सिस्टम उपलब्ध कराती हैं, परंतु यह भी घुसपैठियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हालांकि यह सुरक्षा तंत्र कुछ प्रकार से घुसपैठियों को नेटवर्क में घुसने से रोक देता है। फिर भी बहुत सी बिजनेस कंपनियां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी तारों वाले के नेटवर्कों को प्राथमिकता ही देती हैं। कुछ वायरलेस नेटवर्क कंपनियां अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए फायरवॉल तकनीक का उपयोग करती हैं। आगे देखेंगे। वायरलेस संपर्कों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे एकाग्रता की कमी, याददाश्त की कमजोरी, पागलपन और कैंसर तक की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ठीक है, इस और अनेक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा चेतावनी दी गई है। इसकी वायरलेस नेटवर्क का उपयोग एक सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो यह बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब बात करेंगे बच्चों वायरलेस लैन के विषय में। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, वायरलेस लैन का अर्थ है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो दो या अधिक कंप्यूटरों को बिना किसी तार के आपस में जोड़ने की तकनीक है। इस प्रकार के नेटवर्क से एक सीमित क्षेत्र में रेडियो तरंगों पर आधारित मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे उपयोगकर्ता उस क्षेत्र में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है और इससे उसका कनेक्शन टूटता नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर की अधिकता के कारण टूटता नहीं है। घरेलू उपयोगकर्ता के लिए वायरलेस लैन अपनी सरलता और स्थान की स्वतंत्रता के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। लैपटॉप कंप्यूटर की अधिकता के कारण भी इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। कई बड़े व्यापारी या दुकानदार अपने ग्राहकों को वायरलेस एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बड़े वायरलेस नेटवर्क प्रोजेक्ट कई बड़े शहरों में हाथ में लिए गए हैं। अब देखेंगे बच्चों वायरलेस लैन के लाभ। इसके क्या लाभ हैं? वायरलेस लैन की लोकप्रियता इसकी सुविधा, कम खर्च और सरलता के कारण बढ़ रही है। इतना ही नहीं, वायरलेस लैन को अन्य प्रकार के नेटवर्क से जोड़ना भी सरल हो गया है। आजकल सभी उपभोक्ता प्रत्येक कंप्यूटर को वायरलेस लैन की सुविधा से युक्त होने की आशा और मांग करते हैं। वायरलेस लैन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब कौन कौन से लाभ है देखेंगे बच्चों। सबसे पहले है इसकी सुविधा। वायरलेस नेटवर्क उपयोगकर्ता को किसी भी नज़दीकी स्थान से इसका उपयोग करने की सुविधा देते हैं। लैपटॉप जैसे कंप्यूटर की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब बात करेंगे बच्चों इसकी चलनशीलता के विषय पर। पब्लिक वायरलेस नेटवर्कों के जन्म से उपयोगकर्ता इंटरनेट का प्रयोग अपने सामान्य कार्य क्षेत्र से बाहर भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बड़े स्टोर और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को मामूली खर्च पर अथवा मुफ्त ही वायरल कनेक्शन जोड़ने की सुविधा देते हैं। अब देखेंगे बच्चों उत्पादकता।
वायरलेस नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ता कहीं आते जाते हुए भी अपने इच्छित नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है क्योंकि वे अपना कार्य किसी भी स्थान से कर सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों इसका फैलाव। किसी वायरलेस नेटवर्क को सेट करने के लिए प्रारंभ में केवल एक एक्सेस बिंदु सेट करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर तारों पर आधारित नेटवर्कों में इसके सेटअप के लिए प्रत्येक लोकेशन तक तार या केबल डालने की आवश्यकता होती है। इससे अतिरिक्त खर्चा होता है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर पहुंचना भी कठिन या असंभव हो जाता है। आगे देखेंगे बच्चों इसकी विस्तारशीलता। वायरलेस नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं की संख्या कभी भी बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए प्राय कोई भी नया उपकरण लगाने या तार डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि केबल वाले नेटवर्कों में होती है। अब देखेंगे बच्चों इसकी में लागत, कॉस्ट। वायरलेस नेटवर्क वाले उपकरण केवल नेटवर्क वाले उपकरणों से केवल थोड़े से अधिक मूल्य के होते हैं, मतलब ये अधिक सस्ते होते हैं इससे, लेकिन यह अतिरिक्त मूल्य केबल आदि डालने में होने वाले खर्च की बचत की तुलना में तुच्छ ही हैं, मतलब कम ही हैं। इस प्रकार वायरलेस नेटवर्क कुल मिलाकर सस्ते होते हैं। अब बात करेंगे बच्चों इसकी हानियों के विषय में कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसकी हानियां क्या हैं। वायरलेस लैन तकनीक में कुछ हानियां भी हैं। कई कारणों से कहीं कहीं वायरलेस नेटवर्क को उपयुक्त नहीं माना गया है। इस तकनीक में निम्नलिखित कमियां हैं। कौन कौन सी है बच्चों? सबसे पहली है सुरक्षा की कमी। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में सुरक्षा चिंता सबसे बड़ा कारण होता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले एंटीना साधारण होते हैं जो रेडियो तरंगों को कठिनाई से पकड़ पाते हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़े से बेहतर एंटीना का प्रयोग करके उस क्षेत्र से दूर होते हुए भी उन रेडियो तरंगों को पकड़ सकता है और सारी सूचनाओं को पढ़ सकता है। कई कंपनियां इन संभावनाओं से बचने के लिए गूढ़ लेखन तकनीकों को अपनाती है, जैसे वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, परंतु इससे नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता है। आगे है बच्चों रेंज। सामान्यतः 802.11 नेटवर्क की रेंज कुछ मीटर से अधिक नहीं होती। यह किसी घरेलू कार्य या ऑफिस के कार्य के लिए पर्याप्त है, लेकिन इससे कुछ बड़े क्षेत्र के लिए अपर्याप्त होती हैं। अतिरिक्त रेंज प्राप्त करने के लिए रिपीटर या अतिरिक्त एक्सेस पॉइंट लगाए जाते हैं। इससे नेटवर्क की लागत बढ़ जाती है। हालांकि अधिक रेंज वाले वायरलेस लैन बनाने की तकनीक विकसित की जा रही है, जैसे वाईमैक्स, परंतु यह अभी प्रयोगात्मक स्तर पर ही है। अब बात करते हैं बच्चों विश्वसनीयता में कमी है इसकी। अन्य रेडियो तरंगों के संप्रेषण की तरह वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भी कई प्रकार की बाधाओं के शिकार बन सकते हैं जो नेटवर्क प्रशासक के नियंत्रण के बाहर है। इससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और स्थायित्व खतरे में पड़ जाती है। अब बात करेंगे बच्चों इसकी गति के विषय में। अधिकांश वायरलेस नेटवर्कों की गति 1 से 108 मेगाबाइट सेकंड की सीमा में होती है। यह वायर वाले नेटवर्कों की तुलना में बहुत कम है, जो 100 मेगाबिट प्रति सेकंड से कई गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से कार्य करते हैं। वायरलेस नेटवर्क बहुत धीमे होते हैं, फिर भी ये इंटरनेट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये थी इसकी हानियां। अब देखेंगे बच्चों वायरलेस लैन की संरचना। अन्य वायरलेस नेटवर्कों की तरह वायरलेस लैन भी कई भागों से मिलकर बनता है। ये भाग निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है इसका बच्चों स्टेशन। ये वे सभी तत्व जो किसी वायरलेस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं स्टेशन कहे जाते हैं। सभी स्टेशनों में वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। वायरलेस स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वायरलेस स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सेस पॉइंट और 2 क्लाइंट। एक्सेस पॉइंट वायरलेस नेटवर्क के बेस स्टेशन के होते हैं। वे रेडियो तरंगों को वायरलेस योग्य उपकरणों के लिए संप्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं। वायरलेस क्लाइंट कोई भी चलायमान उपकरण हो सकता है, जैसे लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आईपी फोन
या स्थिर उपकरण जैसे डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन जिनमें वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस की क्षमता हो। अब देखेंगे बच्चों बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट क्या है? यह ऐसे स्टेशनों का समुच्चय होता है जो आपस में संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक बेसिक सर्विस सेट की एक विशेष पहचान संख्या अथवा आईडी होती है जो उस सेट को सर्विस देने वाले एक्सेस पॉइंट का मैक पता होती है। बेसिक सर्विस सेट पर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वतंत्र और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वतंत्र बेसिक सर्विस सेट ऐसा काम चलाऊ नेटवर्क होता है जिसमें कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता है, इसलिए वे किसी अन्य बेसिक सर्विस सेट से संपर्क नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक सर्विस सेट एक्सेस पॉइंट के द्वारा उस सेट से बाहर किसी भी स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों एक्सटेंड सर्विस सेट। कोई एक्सटेंड सर्विस सेट आपस में जुड़े हुए बेसिक सर्विस सेटों का समुच्चय होता है। इसके एक्सेस पॉइंट एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े होते हैं। अब देखेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये? कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी एक्सटेंड सर्विस सेट में एक्सेस पॉइंटों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क के क्षेत्र को बढ़ाना होता है ताकि उस क्षेत्र में रोमिंग को संभव बनाया जा सके। अब बात करेंगे बच्चों वायरलेस लाइनों के भेद। क्या भेद हैं इसके? वायरलेस लाइन भी अपनी तकनीक के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है बच्चों पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर यह एक काम चलाऊ नेटवर्क होता है जिसके स्टेशन आपस में केवल पीयर टू पीयर विधि से संपर्क करते हैं। इसमें कोई बेस स्टेशन या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसा स्वतंत्र बेसिक सर्विस सेट का उपयोग करके किया जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में विभिन्न उपकरण आपस में सीधे संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरे की रेंज में आने वाले वायरलेस उपकरण किसी एक्सेस पॉइंट को बीच में डाले बिना एक दूसरे को खोज सकते हैं और सीधे संपर्क करके सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह तकनीक सामान्यतः दो कंप्यूटर द्वारा अपनाई जाती है जिससे कि वे वायरलेस विधि से एक दूसरे से जुड़ सकें। अब देखेंगे बच्चों ब्रिज। किसी ब्रिज का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। कोई वायरलेस ईथरनेट ब्रिज किसी वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क को किसी वायरलेस नेटवर्क के उपकरणों से संपर्क बना सकता है। ब्रिज वास्तव में किसी वायरलेस लाइन के लिए कनेक्शन पॉइंट का कार्य करता है। अब बच्चों बात करेंगे वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विषय पर। जब किसी नेटवर्क के सभी एक्सेस पॉइंटों को तारों द्वारा जोड़ना कठिन होता है तो एक्सेस पॉइंटों की तरह की जगह रिपीटरों का उपयोग करके ऐसा संभव बनाया जाता है। इसी को वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों वायरलेस नेटवर्किंग तकनीकें क्या हैं ये। वायरलेस नेटवर्किंग के लिए कई प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। इनमें से मुख्य तकनीकों का परिचय नीचे दिया गया है। सबसे पहला है बच्चों वाईफाई तकनीक। ठीक है, अधिकतर वायरलेस नेटवर्क इस तकनीक को अपनाते हैं। इसका पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। यह तकनीक IEEE 802.11 मानकों पर आधारित है। इसमें इंटरनेट का उपयोग करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। 802.11 मानक दो लेयर परिभाषित करते हैं, एक भौतिक लेयर और दूसरा मैक लेयर। इसके मानकों में टकरावों को कम से कम करने के प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि कोई दो मोबाइल एक ही एक्सेस पॉइंट की रेंज में हो सकते हैं परंतु वे दोनों एक दूसरे की रेंज में नहीं हो सकते। IEEE 802.11 तकनीक में दो मौलिक कार्यकारी अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? पहली है एड हॉक मोड। इसमें चलायमान इकाइयों के बीच पीयर टू पीयर संप्रेषण हो सकता है। दूसरी है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। इसमें चलायमान इकाइयां एक साझा एक्सेस पॉइंट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर सकती हैं। वह एक्सेस पॉइंट किसी वायर्ड नेटवर्क और उस वायरलेस नेटवर्क के बीच संपर्क बनाने के लिए ब्रिज का कार्य भी करता है। इस प्रकार वायरलेस नेटवर्क सबसे अधिक प्रचलित है। अब बात करेंगे बच्चों ब्लूटूथ तकनीक के विषय में।
ब्लूटूथ एक ऐसा वायरलेस प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग प्राय शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इससे बहुत कम दूरी पर स्थित दो स्थिर या चलायमान उपकरणों के बीच डाटा संप्रेषण संभव हो पाता है। इससे प्राय वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों, इस तकनीक के द्वारा बहुत से उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, जीपीएस रिसीवर, डिजिटल कैमरा तथा वीडियो गेम कंसोल आदि के बीच पूरी तरह सुरक्षित डाटा स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें बिना किसी लाइसेंस वाली इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल 2.4 गीगाहर्ट्ज शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को IEEE 802.15 द्वारा मानकीकृत किया गया है। ब्लूटूथ तकनीक के विवरण एक ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा विकसित और लाइसेंस्ड किए जाते हैं। इस समूह में टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली लगभग 1500 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, जिनमें प्रमुख नाम हैं नोकिया, इरिक्सन, इंटेल, तोशिबा, माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला आदि। इस तकनीक में कुछ खामियां भी हैं। अब इस तकनीक में कौन कौन सी खामियां हैं देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी रेंज बहुत कम होती है, जिसके कारण बड़े वायरलेस नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे डाटा स्थानांतरण की गति काफ़ी धीमी होती है। थर्ड है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड शेयर किया जाता है, जिससे सुरक्षा कम हो जाती है और कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना आपके मोबाइल या कंप्यूटर से सूचनाएं चुरा सकता है। अब देखेंगे बच्चों इंफ्रारेड तकनीक। इंफ्रारेड तकनीक क्या है? यह तकनीक किसी एक उपकरण को किसी दूसरे उपकरण से जोड़ने के लिए काम में लाई जाती है। इसमें 2 से अधिक उपकरणों को आपस में नहीं जोड़ा जाता। इस तकनीक में माइक्रोवेव अथवा रेडियो वेव के बजाय इंफ्रारेड प्रकाश का प्रयोग आपस में संपर्क के लिए किया जाता है। अब इस तकनीक का प्रयोग प्राय बंद हो चुका है और वाईफाई अथवा ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आजकल अधिकांश उपकरण जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल आदि इन तकनीकों से युक्त आने लगे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों रोमिंग के विषय में। रोमिंग से हमारा तात्पर्य किसी नेटवर्क की सीमा में कहीं भी आने जाने से है, ताकि नेटवर्क से लगातार संपर्क बना रहे। किसी वायरलेस लाइन में रोमिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली है बच्चों आंतरिक रोमिंग। इस प्रकार की रोमिंग में कोई चलायमान स्टेशन केवल उस नेटवर्क की सीमा में एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट तक स्वतंत्रता से गति कर सकता है, क्योंकि इसमें सिग्नल बहुत कमज़ोर होते हैं। इसमें दूसरा एक्सेस पॉइंट उस मोबाइल स्टेशन की वैधता को एक प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी सर्वर को प्रमाणित करता है और तब उसे एक्सेस प्रदान करता है। अब बात करेंगे बच्चों बाहरी रोमिंग की। इस प्रकार की रोमिंग में कोई चलायमान स्टेशन किसी अन्य वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर के वायरलेस नेटवर्क की सीमा में जाता है और उनकी सेवाएं प्राप्त करता है। इसमें कोई उपयोगकर्ता अथवा ग्राहक अपने मूल नेटवर्क से जुड़ा रहकर अन्य नेटवर्क की सेवाएं ले सकता है। इसके लिए दोनों नेटवर्कों के बीच आपसी समझदारी और बिल के भुगतान का समझौता होता है। ओके, तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।